गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में जो है अपठित गद्यांश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप उसे समझिए कि अपठित का मतलब होता है कि जिसे हमने पहले पढ़ा न हो उसे हम कहते हैं अपठित। और गद्यांश उस पैराग्राफ को कहते हैं या उस जो है पद को लाइनों को कहते हैं जिनके के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। गद्य का पैराग्राफ होता है जिसको कि हम पाठ के रूप में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं गद्यांश। तो अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश होगा जिसे कि हम पहले नहीं पढ़ा हो, जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा हो। अब इस अपठित गद्यांश को आप कई बार जो है सॉल्व करते हुए भी आ रहे हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में भी अनसीन पेजेस को सॉल्व करते हैं, वही होता है। अब कई बार आप इस अपठित गद्यांश को पढ़ते वक्त जब ये एग्जाम में आता है तो आप जल्दी में इसको करते हैं और कई गलतियों को कर देते हैं, जिससे आपका बहुत ही नुकसान हो जाता है। और सरल से प्रश्न जो आपको किताबों में ही उत्तर मिल जाते हैं, पेपर में ही, प्रश्न पत्र में ही जिनके उत्तर दिए हुए होते हैं, उसके बाद भी आप उनको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप उन गलतियों को न दोहराएं और इसलिए जो है मैं आपको बस समझा रही हूँ कि किस तरह से हमको अपठित गद्यांश को हल करना चाहिए। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश को हल करने के लिए जो भी गद्यांश हमको प्रश्न पत्र में दिया हो, क्वेश्चन पेपर में जो गद्यांश हमको दिया गया हो, उस गद्यांश को हमको 2-3 बार पढ़ना चाहिए। 2-3 बार इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो वो हम ध्यान से उसको पढ़ते हैं तो उस गद्यांश में क्या पूछा गया है, उसके प्रश्नों में क्या पूछा गया है, गद्यांश में क्या बताया है, इसके बारे में हमको पूरी तरह से समझ में आ जाता है। फिर जितने भी प्रश्न जो है हमको दिए गए हैं उनके प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हो सकते हैं, उन उत्तरों को हमको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए या थोड़ा सा उस पर मार्क कर लेना चाहिए, ताकि जो प्रश्न हमसे पूछे गए क्या उनके आंसर या उनके उत्तर वही हैं जो हमने निशान लगाए हैं। फिर तीसरी बात हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने सारे विकल्पों को आसानी से पढ़ लिया तो जो सबसे सही विकल्प हमको उसमें समझ में आ रहा हो उसी विकल्प को हमको क्या करना चाहिए, निशान लगाना चाहिए। तो इस तरह से जब आप इन बातों का ध्यान रखकर अपठित गद्यांश के प्रश्नों को, उत्तरों को ढूंढेंगे और उसको निशान लगाएंगे तो वह उत्तर आपके बिल्कुल सही बैठेंगे और आपका अपठित गद्यांश जो है वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि अपठित गद्यांश को किस तरह से किया जाता है और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक गद्यांश मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ और उसके प्रश्नों को किस तरह से हम हल करते हैं उनके बारे में भी हम हल करेंगे। देखिए, एक गद्यांश है, संसार के विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि समृद्धशाली कैसे बने हैं? निश्चय ही कठोर परिश्रम के द्वारा। जिस राष्ट्र के लोग दृढ़ संकल्प और परिश्रम पूर्वक कर्म में लीन हैं, उसकी उन्नति और प्रगति अवश्य जो है भावी होती है। परिश्रमी व्यक्ति विश्वास पूर्वक मार्ग की बाधाओं को हटाता हुआ निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। जो परिश्रम से जी चुराता है वह सदा दीनहीन ही बना रहता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी महानता के पीछे कठिन परिश्रम ही रहा है, चाहे न्यूटन हो, रमन हो जैसे वैज्ञानिक हो, या शेक्सपियर और टैगोर जैसे कवि, रॉकफेलर जैसे और बिरला जैसे व्यापारी, या लिंकन जैसे, गांधी जैसे जननेता। सभी ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कठोर संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। अब हम इस गद्यांश को अगर देखें तो इसमें पूरे संसार के जितने भी विकसित देश हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है, जर्मनी है, रूस, उनके बारे में बताया है कि ये जितने भी देश हैं समृद्धशाली कैसे बने हैं, इसका कारण क्या है। तो जब भी कोई देश हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो समृद्धशाली तभी बन सकता है, संपन्न तभी हो सकता है जब वह कठोर परिश्रम करेगा। और इसी तरह से ये देश भी जो है या यहाँ के लोग भी जो है कठोर परिश्रम के द्वारा ही क्या हुए, समृद्धशाली बने हैं।
अब जिस देश में इस तरह के ये लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, काफी अपने परिश्रम में परिश्रम पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहते हैं और उनका एक संकल्प होता है मजबूत कि हमको यह कार्य करना ही है, तो उस देश की उन्नति और प्रगति निश्चित ही होती है। क्योंकि जब वहाँ के लोग इतने कर्तव्य परायण होंगे, अपने कर्म के प्रति बहुत ही दृढ़ निश्चयी होंगे, तो वहाँ की जो है देश की जो जनता है या वहाँ के जो देश के लोग हैं उनके बीच की की जो बाधाएं वह निश्चित ही क्या हो जाएंगी, दूर होती जाएगी। जितने भी परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो अपने अगर मजबूत विश्वास से अपने रास्ते की जितनी भी बाधाएं रहती है, जितनी भी परेशानी रहती है, उनको दूर करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत से जी चुराता है या जो मक्कारी करता है, काम नहीं करता, वह हमेशा ही कमजोर का कमजोर ही बना रहता है, दीनहीन मतलब गरीब बना रहता है। संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता के पीछे और कठिनाई के पीछे कठोर परिश्रम ही रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अधिक मेहनत की है और उसी का परिणाम है कि आज उनको सफलता मिल रही है। अब वह चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, जैसे न्यूटन ने गति के नियम दिए, रमन ने जिनने स्पेक्ट्रम प्रभाव दिया है, तो रमन और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है और उसी का परिणाम है कि वो आज बहुत बड़े वैज्ञानिकों के रूप में उनकी ख्याति प्राप्त है। उसी तरह से शेक्सपियर या फिर टैगोर जैसे कवि भी हों तो वो भी जो है इसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। ये दोनों क्या हैं, कवि हैं। रॉकफेलर और बिरला जैसे व्यापारी या लिंकन और गांधी जैसे जन नेता भी यही कारण है कि ये सब अपने कठोर परिश्रम से ही आगे की तरफ बढ़े हैं। अब इस तरह से इस पैराग्राफ का अर्थ हमको समझ में आ गया कि व्यक्ति चाहे कितनी ही व्यक्ति हो या देश हो, अगर कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, कोई मेहनती होता है, तो उसके परिश्रम के और मेहनत के पीछे उसके देश का भी नाम होता है। क्योंकि जब वह व्यक्ति अपने आगे बढ़ता है, अपने आगे बढ़कर जो है उन्नति के पथ पर जाता है, तो उसके साथ साथ देश का नाम भी आगे जाता है। तो अब इस तरह से इस पद में हम देखते हैं कि प्रश्नोत्तर जो दे रखे हैं उनको हम किस तरह से जो है क्या उनका अर्थ रहेगा, प्रश्नों के उत्तर हमको किस तरह से देना है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किसी भी राष्ट्र के विकसित होने का मूल रहस्य क्या है। कोई भी राष्ट्र कब विकसित हो सकता है, तो देखिए हमारे ऑप्शंस सभी इसी प्रश्न में ही हमको पैराग्राफ में ही मिलेंगे। कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प या फिर मार्ग की बाधाओं को दूर करना और विश्वास। अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमारे इस पैराग्राफ में या इस गद्यांश में लगभग सारे ऑप्शन हमको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जैसे कठोर परिश्रम, तो वो कठोर परिश्रम भी दिया हुआ है। दृढ़ संकल्प, तो दृढ़ संकल्प भी हमको मिल जाएगा कि दृढ़ संकल्प लिखा हुआ है यहाँ पर, दृढ़ संकल्प। अब अगर देखें मार्ग की बाधाओं को दूर करके, तो ये मार्ग की बाधाओं को हटाता हुआ। और अगर विश्वास देखें तो विश्वास भी शब्द मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो सारे शब्द तो हमको इस पैराग्राफ में मिल गए, लेकिन इसका सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसे हम देखते हैं। तो इसके लिए देखिए कि अगर दे रखा तो सारे दृढ़ संकल्प मतलब बहुत अपने मन की इच्छाओं को मजबूत करना, जितनी भी बाधाएं उनको दूर करना, विश्वास करना। तो क्या इस पैराग्राफ में राष्ट्र के विकसित होने का रहस्य यही आएगा कि सारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे? तो बाधाओं को दूर करने से क्या होगा? क्या हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा? नहीं। क्या अगर हमारे इरादे मजबूत होंगे, दृढ़ संकल्प होगा, तो क्या हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा? नहीं होगा। क्या अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा तो क्या हमारा देश मजबूत हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? अगर हम कठोर परिश्रम करेंगे तो ही हमारा देश जो है विकसित हो जाएगा, हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा। तो इस राष्ट्र के विकसित होने का मूल रहस्य जो है वो क्या है? कठोर परिश्रम है। तो इस तरह से कठोर परिश्रम हमारा जो है ये पहला आंसर जो है वो उसका सही। अब दूसरा प्रश्न जो है हमारा कि कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है। अब कठोर परिश्रम से सफलता किस प्रकार से मिलती है? तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या होते हैं हम समझते हैं। लक्ष्य प्राप्ति का विचार करने में, तो अगर हम लक्ष्य प्राप्ति का विचार कर लेंगे तो क्या हमको सफलता मिल जाएगी? संकल्प, दूसरा ऑप्शन है संकल्प करने में।
तीसरा महान बनने का सपना संजोने में, और चौथा महान और समृद्धशाली बनने में। अगर हमको जो है देखें हम कि अगर हमने कठोर परिश्रम किया, मेहनत की, तो हमको सफलता मिलेगी, तो उससे क्या प्राप्त होगा? क्या हमारे लक्ष्य प्राप्ति का विचार करने में हमको कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है? कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है किस बात में? लक्ष्य प्राप्ति का विचार करने से, कि अगर हमने लक्ष्य प्राप्ति का विचार कर लिया तो क्या हमको सफलता मिल जाएगी कठोर परिश्रम से? या फिर हमने संकल्प कर लिया तो भी हमको सफलता मिल जाएगी? ये भी नहीं होगा। फिर महान बनने का अगर हमने सपना देखते रहे और मेहनत नहीं करी तो क्या हमारी सफलता काम आएगी क्या? सपना संजोने से भी हमको इस तरह का ये ऑप्शन भी हमको सही नहीं लग रहा है। तो फिर कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है किस बात की? सफलता मिलेगी, हमको सफलता मिलेगी महान और समृद्धशाली बनने में। अगर हम कठिन मेहनत करेंगे तो हम जो है महान और समृद्धशाली बन सकते हैं। यह ऑप्शन हमारा सबसे सही होगा और इस ऑप्शन को ही हम सही आंसर के रूप में टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो परिश्रम से जी चुराता है वह सदा दीनहीन ही बना रहता है। इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि परिश्रम न करने से हीन भावना आती है। अगर व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो क्या उसके मन में कमजोरी आ जाएगी, दुर्बल भावनाएं आ जाएगी, है ना, हीन भावना आती है। तो ये क्या ये तात्पर्य हुआ क्या? तो नहीं, ये भी सही नहीं होगा। फिर दूसरा, परिश्रम न करने वाला कभी सफल नहीं होता है और गरीबी भरा जीवन गुजारता है। तो परिश्रम, जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा वो हमेशा कैसा होगा? सफल नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करना है। अगर आप लगातार पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो क्या आप परीक्षा में पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो वही है कि परिश्रम न करने वाला कभी सफल नहीं होता है और गरीबी भरा जीवन गुजारता है। गरीबी भरा जीवन क्यों गुजारेगा? क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करेंगे, पास नहीं होंगे अच्छे नंबरों से, तो आपका आगे का जो लक्ष्य है वह क्या पूरा हो पाएगा? क्या नहीं होगा। और उसके कारण आपको हमेशा ही जो है परेशानी उठानी पड़ेगी, दुखमय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, मेहनत से काम न करने वाले गरीब ही बने रहते हैं। ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। फिर जरूरी नहीं है कि जो है मेहनत से काम न करने वाले गरीब बने रहते हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पर इस पद में नहीं आएगा। ठीक है, फिर परिश्रम से जी चुराने पर सफलता नहीं मिलती है। तो ये भी है कि परिश्रम से अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता तो नहीं मिलेगी। तो ये ऑप्शन सही तो नहीं होता है, ये तो इसका मतलब तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि परिश्रम न करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता और जीवन भर गरीबी भरा जीवन गुजारता रहता है। तो इसका जो ख ऑप्शन है वही ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि दीनहीन में समास है। अब यहाँ पर अब जब हिंदी में आप पढ़ लेंगे तो समास हम जब पढ़ेंगे कि दीनहीन, दोनों शब्द एक जैसे हैं, दीन और हीन, इसमें कौन सा समान होगा, समास होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। दीनता से हीन जो है, दीनता से हीन है जो, कर्मधारय समास, अगर ये हो रहा है क्या। सेकंड ऑप्शन देखिए, दीनता की हद तक हीन है जो, कर्मधारय समास, ये भी नहीं होगा। दीनहीन द्वंद्व समास, क्या ये हो सकता है? और दीनता से हीन तत्पुरुष समास। अब ये देखिए कि दीन का मतलब होता है गरीब और हीन का मतलब होता है कमजोर। दीन हीन दोनों शब्द के दोनों पद क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। दोनों ही शब्दों में उतना ही जोर आ रहा है, उतना ही महत्व दिख रहा है। दोनों ही पद जो है बहुत ज्यादा बराबर दिख रहे हैं एक दूसरे के। तो ऐसा पद जिसके दोनों पद क्या हो, सब बराबर हो, सब प्रधान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो दीनहीन दो है समास में जो है द्वंद्व समास होगा। तो ये वाला हमारा ग ऑप्शन जो है इसका सर्वथा सही ऑप्शन है कि दीनहीन में जो है द्वंद्व समास पाया जाता है। इस प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा उसका शीर्षक क्या होगा? तो देखिए उसका ऑप्शन देखते हैं। विकसित देश का रहस्य क्या है? क्या हमने देश के बारे में तो बताया है कि जो देश विकसित है, विकासशील देश है, समृद्धिशील है, उसके रहस्य के बारे में बता रहे हैं क्या? नहीं। फिर लक्ष्य प्राप्ति का, कि हमें अपना लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करना चाहिए, क्या इसके बारे में बता रहे हैं? तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर महापुरुष और परिश्रम, तो ये बता तो रहे हैं कि महापुरुष और परिश्रम के बारे में, लेकिन ये क्या उपयुक्त शीर्षक रहेगा? इस पाठ का नाम उपयुक्त रहेगा? तो ये भी नहीं रहेगा। फिर इसका अगला जो है ऑप्शन दे रखा है परिश्रम का
महत्व। तो आप देखिए कि इस पूरे पद में जो है परिश्रम के महत्व को ही बताया गया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है परिश्रम का महत्व यही सही ऑप्शन होगा और इसी के बारे में हम पद में पढ़ रहे हैं। अब देखिए कि हम दूसरा एक अपठित गद्यांश पढ़ते हैं जिसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। अब ये दूसरा गद्यांश है कि भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने इसके कांटे और कंकड़ों को दूर किया। उन्होंने उसके दोनों ओर सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उसमें मनोरम फल फूलों के वृक्ष लगाए। इस प्रकार उसे सुरमय बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंद पूर्वक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान तक पहुंच सके। यद्यपि भारतेंदु जी ने अपने लगाए हुए वृक्षों को फलों फूलों से लदा न देख सके, फिर भी हमको यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि वे जीवन के उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए। हिंदी भाषा और साहित्य में जो आज उन्नति दिखाई पड़ रही है उसका मूल कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र है और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त होता है। तो आप देखिए कि जैसे आपने इस गद्यांश को पढ़ा तो अगर आप जानते हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हिंदी साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्य में जो भारतेंदु युग का प्रारंभ जो हुआ था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही हुआ था और उनके जीवन का क्या उद्देश्य था इस पद के बारे में इस गद्यांश में हमको बताया है कि देश की उन्नति किस तरह से हो सकती है और उस उन्नति के रास्ते को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना है तो किस तरह से बनाना है कि उसके मार्ग में जितनी भी रुकावटें आ रही, कांटे कंकड़ का मतलब यहाँ पर रुकावटें, उन बाधाओं को हमको दूर करना है और जब उनके कंकड़ पत्थरों को हमने दूर कर दिया तो उसके आसपास सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उसमें मनोरम फल फूलों के वृक्ष लगाना है। अब यहाँ पर सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर फल फूलों के वृक्ष लगाना है से मतलब यह है कि हिंदी भाषा और साहित्य के जो है फल और फूल मतलब बीज लगाएं, उससे फल फूलों का विकास हो सके और उसी जो है साहित्य के ऊपर ही जो भारतवासी जो है आनंद पूर्वक आगे बढ़कर अपनी उन्नति के रास्ते पर पहुंच सके। उन्होंने अपने जो है लगाए हुए जब उनके अगर साहित्य के बारे में देखा जाए तो उनके साहित्य को फला फूला तो वो खुद तो नहीं देख सके, परंतु यह बात जो है कहने में किसी प्रकार का भी संकोच नहीं होगा कि उन्होंने जो साहित्य के बारे में अपने जीवन में सोचा था वो आज पूरी तरह से सफल हो गए हैं और हिंदी भाषा के और साहित्य में जितनी भी उन्नति है वो आज उन्हीं के कारण दिखाई दे रही है। आज उन्नति के जो बीज उन्होंने बोए हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कारण ही है और उसके कारण ही उनकी उन्नति के बीजों को रोपने का या साहित्य में हिंदी साहित्य में जो रोपने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जुड़ा हुआ ये हमने पद पढ़ा है, इसके बारे में हमने उनको समझ लिया। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य क्या था। अब भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य हमको जैसा कि पैराग्राफ में दिख रहा है कि देश का विकास करना, क्या ये इनके जीवन का उद्देश्य था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य देश का विकास करना नहीं था बल्कि मार्ग को साफ करना। तो अगर हम देखें तो ये जितने विकल्प जो है हमारे ऑप्शन में जो है विकल्प जो है हमारे इस गद्यांश में आ रहे हैं वो सब हमको दिए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वो भ्रमित कर सके, कंफ्यूज कर सके। फिर आपको सीधे से सोच समझकर ही इसके उत्तर पर निशान लगाना है। हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति, तो इसका उद्देश्य हो गया हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति और भारतीय संस्कृति का विकास। तो ये जो भारतेंदु जी का जीवन का उद्देश्य क्या था, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति, यही इसका सही आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि भारतेंदु जी ने अपने जीवन में क्या किया। उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, फलों फूलों के वृक्ष लगाए, ये हमको इस पैराग्राफ में मिल ही रहा है, फलों फूलों के वृक्ष लगाए। फिर हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीज बोए, फिर रास्ते को सुंदर बनाया और भारतीयों को आनंद प्रदान करने का प्रयास किया। तो चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने
के साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने साहित्य से संबंधित काम किया, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीजों को बोना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा कि जहाँ कांटे और कंकड़ों से क्या अभिप्राय। तो कांटे और कंकड़ जो रास्ते में आ गए क्या उनको हटाना है, मार्ग की रुकावटें। ठीक है, फिर पौधों के कांटे और रास्ते के कंकड़, इससे मतलब है क्या, या फिर आसपास फैली गंदगी या मन के बुरे भाव। तो अगर हम सोचें तो कवि लेखक के अनुसार कांटे और कंकड़ों से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं, मार्ग की रुकावटें, उससे तात्पर्य है। तो हमारा यह वाला ऑप्शन क वाला मार्ग की रुकावटें यह सही है। अब उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा मनोरम, नाम से स्पष्ट है, मनोरम मन को रमने वाला। ऑप्शन देखिए क्या होगा, दूर दूर तक, विभिन्न आकार के, बड़े बड़े और मन को रमाने वाला। मनोरम का अर्थ होता है मन को रमाने वाला। तो ये जो सही ऑप्शन है इसका मन को रमाने वाला वही सही आंसर होगा। इस पे हमने टिक लगा दिया है। ठीक है, फिर अगला जो है हमारा ये है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो ये जो पाठ है ये भारतेंदु जी के जीवन का एक लक्ष्य है, उन्होंने उसी के ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा है देश की उन्नति के बारे में, तो इसमें हमको ऐसा कहीं लेख में लिखा नहीं है, दिखा नहीं जिसमें देश की उन्नति हो रही, क्योंकि देश की उन्नति जब ही होगी जब व्यक्ति का अपने जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आनंद प्राप्ति, तो ये भी इसका नहीं होते लक्ष्य। सुंदर भारत देश, ये भी नहीं हो। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इस पाठ का नाम क्या होगा, शीर्षक का मतलब नाम, इस पाठ का नाम होगा भारतेंदु जी का जीवन लक्ष्य, जो हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमने 2 अपठित गद्यांशों को जो है एग्जाम के लिए पढ़ा है, तैयार किया है। आपको अपठित से जरूरी नहीं है कि जो गद्यांश मैंने आपको पढ़ाए हैं वही आपको एग्जाम में आए। आप अपठित से मतलब ये होता है कि जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा हो उन गद्यांशों को आपको देना है और उसी के सही आंसरों को आपको टिक लगाना है, एग्जाम में सही करना है। तो इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि अपठित गद्यांश को किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है।